हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 5 लीनियर इन इक्वालिटीज़ का आज हम लोग फाइनल शॉट करने जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि हमने प्लेज लिया है कि 14 दिन में 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो उसी प्लेज के तहत, क्योंकि उसके बाद जस्ट हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो फाइनल टाइम में हम कम से कम समय में सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो वो सभी काम हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। सो आज एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ का फाइनल शॉट हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस चैप्टर से काफ़ी सारी चीज़ें तो अब हट भी गई हैं, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जल्दी से उनको रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर फाइनली क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस अच्छे हैं, राइट है क्या। मतलब स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो वैसे बोगस से हैं, बट बाद के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज का माइंड मैप देखेंगे सर, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखेंगे यार इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है। और स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी किसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज एंड व्हाट आर द स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है। देन रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, है ना। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। And then finally we have to understand algebraic and graphical solutions of linear inequalities। यानी कि किसी भी linear inequality को जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसका algebraic और graphical solution हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो लेटेस्ट सिलेबस है, अभी जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, उसके अंदर हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं वो सिर्फ 1 वेरिएबल वाली हैं, ठीक है ना। पहले ये 2 वेरिएबल वाली होती थी तो अच्छा होता था, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाते थे, ठीक है ना। तो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी मैं आपको 12th क्लास में स्टार्टिंग में समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक 12th क्लास में एक चैप्टर है और चैप्टर का ऑर्डर भी 12 ही है। मतलब 12th क्लास में चैप्टर 12 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स का चैप्टर होता है, बहुत ही ठुल्लू और आसान चैप्टर होता है। तो लेकिन वहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं वहीं पे करवा दूंगा। फिलहाल आपके सिलेबस में जो 11वीं क्लास में है लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, तो मैं सिर्फ इसी को ही कवर करूंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, राइट है क्या। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। देखिए आप समझिए बात को, कोई भी 2 चीजें दुनिया में या तो इक्वल होती हैं या फिर इनइक्वल होती हैं, ठीक है। अगर वो इक्वल हुई, ठीक है, देखिए अगर कोई 2 चीजें इक्वल हुई तो A इज इक्वल टू B, राइट। लेकिन अगर वो अनइक्वल हुई, ठीक है, तो बेसिकली वो इनइक्वालिटीज की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। किस कैटेगरी में आ जाएंगे, इनइक्वालिटीज की कैटेगरी में। अगर A और B अनइक्वल हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि इनमें से कोई एक क्वांटिटी बड़ी होगी और एक क्वांटिटी छोटी होगी, ठीक है। सो वहां से आती है हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इसमें 2 तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं। एक तो ग्रेटर देन टाइप, ठीक है। अब जिसकी तरफ 2 घोड़े हैं वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ 1 घोड़ा है वो छोटा है, ठीक है। ऐसे मान के चलिए, राइट है क्या सर। जिसकी तरफ 2 घोड़े हैं वो बड़ा है, जिसकी तरफ 1 घोड़ा है वो छोटा है, ठीक है। सो यहां पे क्लियरली हमारे पास क्या है भैया कि A इज ग्रेटर देन B। तो ये हो गया A इज ग्रेटर देन B टाइप इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर हमारे पास होती है A इज लेस देन B, है ना। अब A छोटा है B बड़ा है, तो A इज लेस देन B। मैं क्या बोलूंगा, A इज लेस देन B। यहां पे मुझे क्या बोलना है, A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, ऐसे बोलना है। सो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। यहां पे कोई भी लचीली बात नहीं है। A बड़ा है तो बड़ा है, B छोटा है तो छोटा है, राइट। लेकिन एक लचीली बात क्या भी हो सकती है जिनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। इसमें क्या होता है कि A B से या तो बड़ा है या B के इक्वल भी हो सकता है। यहां पे स्ट्रिक्टली हम ये नहीं कह रहे हैं कि A बड़ा ही बड़ा है, हम कह रहे हैं कि A या तो B से बड़ा होगा या B के इक्वल होगा, राइट है क्या। तो ऐसी इनइक्वालिटीज को हम लोग बोलते हैं स्लैक। स्लैक मतलब थोड़ी लचीली बात, है ना, थोड़ी ढीली बात, ठीक है। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तो जब मांझा थोड़ा ढीला सा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ स्लैक, ठीक है ना, थोड़ा ढीला सा मामला। सो स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है कि A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, ठीक है। या तो A बड़ा होगा B से या फिर A इक्वल टू B भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू B, है ना, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B।
इसमें दूसरे टाइप की जो इनइक्वलिटी आती है वो आती है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है ना। ए क्या है, लेस देन बी है या फिर इक्वल टू बी है, तो लेस देन और इक्वल टू बी, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। क्लियर है क्या सर? सो दीज आर द स्लैक इनइक्वलिटीज। तो अगर मैं कभी बोलूंगा स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी या स्लैक इनइक्वलिटी, तो आप समझ जाइएगा कि स्ट्रिक्ट मतलब कि भैया ग्रेटर देन या लेस देन टाइप, और स्लैक मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू टाइप्स, ठीक है। सो ये चारों तरह की इनइक्वलिटीज सभी को क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो ये चार तरह की ही इनइक्वलिटीज होती हैं बच्चों। क्लियर है क्या? इसका नोट अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट्स कर लीजिए, ठीक है। और बेसिकली वैसे हम इसके जो नोट्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, विद्यावाइज ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी अपने हाथों के बने हुए जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो वो जो एक वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या है, x है। तो लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल किस तरीके से दिखती हैं? वो जनरली इस तरीके से आपको दिखेंगी, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 या फिर ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ना। इस तरीके से आपको लीनियर इनइक्वलिटीज दिखेगी। यहाँ पे हम इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं? देखो, इनइक्वलिटी तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनइक्वलिटी का साइन है, लेकिन हम इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, और जब वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उस टाइम पे इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल और इट्स अ लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ पे वेरिएबल भी एक ही है ना, x, ठीक है। सो दिस इज लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। ये एक इनइक्वलिटी है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, और ये एक वेरिएबल में है, और तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। ये चार तरह की हो सकती हैं, इन चारों में से किसी भी तरह की। यहाँ पे a और b कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो सकता है, बस ध्यान रहे कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, राइट है क्या? और x वाली टर्म अगर खत्म हो गई सर, तो पहली बात तो ये लीनियर एक्सप्रेशन ही नहीं रह जाएगा, तो ये फिर लीनियर इनइक्वलिटी नहीं बोल पाओगे आप इसको, राइट है क्या? सो इसलिए जो x का कोफिशिएंट है a, वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो आमतौर पे जो लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल आपको देखने को मिलेगी, है ना, मान के चलो आपने a का वैल्यू 2 ले लिया, b का वैल्यू 3 ले लिया, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल दिखेंगी। और आप यकीन मानिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें कहीं ना कहीं फाइनल जाके इनइक्वलिटी यही शेप ले लेगी आपकी, है ना। ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, इन चारों में से कोई भी एक शेप ले सकती है। किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे और उसकी इनइक्वलिटीज को सॉल्व करेंगे तो फाइनल शेप ऐसा ही कुछ होगा, है ना। और तभी इस चैप्टर का नाम भी है लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, प्रॉपरली रिवाइज हो गई होगी, राइट है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों क्या, रूल्स, कि इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के रूल्स क्या होते हैं सर, ठीक है। तो रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वलिटीज, आइए जरा देखते हैं। तो रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वलिटीज क्या भैया? देखिए, अगर दुनिया में k कोई पॉजिटिव नंबर है, राइट, तो पॉजिटिव नंबर के साथ कोई लफड़ा नहीं है। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी इनइक्वलिटी में बोथ साइड ऐड कर सकते हो, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोथ साइड डिवाइड कर सकते हो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी इनइक्वलिटी में आप बोथ साइड ऐड कर सकते हो, ठीक है, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोथ साइड डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, राइट है क्या, है ना। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी इनइक्वलिटी में बोथ साइड ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। कि सर ये आपने बताया कि ये कब हो सकता है? जब कोई भी एक पॉजिटिव नंबर k है, राइट है, तो हम बोथ साइड जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये k नेगेटिव नंबर होता तो क्या करते? तो भी हमें रूल पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए रूल क्या है सर? उसके लिए रूल ये है कि अगर k एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो भाई साहब आप दोनों तरफ जोड़ सकते हो और दोनों तरफ घटा सकते हो। कहने का सर क्या मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते? नहीं। अगर कोई नेगेटिव नंबर आप किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो
तो ये चीज़ आपको अपनी खोपड़ी में रखनी पड़ेगी, क्या कि वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाई अ नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल गेट रिवर्स्ड। मतलब कभी भी कोई इनइक्वलिटी में अगर आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उस दौरान इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। लेस देन टाइप है तो ग्रेटर देन टाइप हो जाएगी, ग्रेटर देन टाइप है तो लेस देन टाइप हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई इनइक्वलिटी थी, राइट, और मैंने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन टाइप की जगह लेस देन टाइप हो जाएगी, है ना। तो आपको इस तरीके से चेंज कर देना है। या फिर ये कोई इनइक्वलिटी थी x ग्रेटर देन y, अब मैंने एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो उससे क्या होगा, मुझे ये ग्रेटर देन टाइप से लेस देन टाइप में चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर की बात चल रही है तो हम इनइक्वलिटी में बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने गए, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट है क्या बच्चों। बस ये इतना सा ही ज्ञान है जो हमें पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनफ है। मतलब ये जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, जो सीखा है, ये पूरे चैप्टर के अंदर सभी सवालों को करने के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे गाइस, ठीक है, राइट है क्या बच्चों। तो जब भी मैं कभी बच्चों को थ्योरी पढ़ाता हूँ या कॉन्सेप्चुअली थ्योरी, ये सब पढ़ाते समय तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने डेफिनेटली ये जो चैप्टर है कम से कम एक बारी तो पढ़ ही लिया होगा, तभी आप इसको रिवाइज कर रहे हैं, अदरवाइज रिवीजन का कोई सेंस नहीं बैठेगा। रिवाइज का मतलब है रीविजिट करना। रीविजिट आप तभी कर सकते हो जब आपने पहले कभी विजिट किया हो इस चैप्टर को, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एजम्पशन हमेशा इन फाइनल शॉट्स में, ये जो 14 दिन में 14 चैप्टर्स हम कर रहे हैं, उसमें यही है कि आपने भली भांति इन सभी चैप्टर्स को कम से कम एक बार तो देखा होगा। अगर नहीं देखा है कोई पर्टिकुलर चैप्टर, तो अगर नहीं देखा है आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर, तो आई वुड रिकमेंड कि भाई किसी भी चैप्टर के फाइनल शॉट या रिवीजन करने से पहले आपको उस चैप्टर का जो डिटेल्ड वन शॉट है वो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने डिटेल्ड वन शॉट ही नहीं देखा होगा तो आप कैसे जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो वो हमारी एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो आप उसको डेफिनेटली देखिएगा, राइट है क्या। बहुत ही खूबसूरत। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जब भी मैं कभी बच्चों को थ्योरी पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूँ, तो उस टाइम पे मैं बच्चों को ये साफ कह देता हूँ कि भले ही आपने कितना बेहतरीन तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, लेकिन जब तक हम उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं करेंगे वो कॉन्सेप्ट हमेशा अधूरा रहेगा, राइट है क्या। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थ्योरी से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप थ्योरी से ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप समझ लीजिए आपको मैथ्स से एक्चुअल प्यार कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअल प्यार तभी होगा जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे। और एक बात और बता दूं कि सिर्फ थ्योरी आपको 100% क्लैरिटी कभी नहीं दे सकती है, ठीक है। तो आइए ज़रा सवालों पे चलते हैं सर, है ना। सवालों पे चल रहे हैं सर, ठीक है ना। तो 5th चैप्टर, चलिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि पहले उसने डिक्लेयर किया कि देयर इज एन इनइक्वलिटी -12x इज ग्रेटर देन 30, एंड कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करिए। देखिए, सॉल्व करने के लिए कभी अगर वो हमें बोल रहा है तो बेसिकली वो हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है, और उसने कहा कि इसको सॉल्व करना है ये कंसिडर करते हुए कि x एक नेचुरल नंबर है। क्या है? x एक नेचुरल नंबर है सर। तो x एक नेचुरल नंबर है सर, ये कंसिडर करते हुए हमें ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। तो -12x इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो अब देखिए, मैं -12 से अगर बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझिए, मैं -12 से बोथ साइड डिवाइड कर दे रहा हूं, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, राइट है क्या सर। और अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस -12 से -12 कट गया, और ये बेसिकली लगभग मैं कह दूं कि 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, ठीक है,
सो x की वैल्यू लेस देन -2.5 और -2.5 से छोटा इस दुनिया में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन एट ऑल, क्योंकि -2.5 से छोटा आप नेचुरल नंबर नहीं बता सकते सर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है ना, तो थोड़े हौले हौले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस धीरे धीरे आएंगे अब, है ना। तो बेसिक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में भी गलती कर देते हैं, ठीक है ना, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, फिर नेचुरल नंबर लिख के आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो कई बार छोटे क्वेश्चंस की भी वैल्यू होती है ना, आंखें खोलने के लिए, कम से कम उन बच्चों की जो थोड़े केयरलेस टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे उसने कहा कि इसको सॉल्व करिए व्हेन x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x एक इंटीजर है, राइट, तब हमें इसे इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। तो 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। अच्छा, वैसे जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं कि भाई -3 को उधर भेज देते हैं, हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव नंबर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर रहा हो। तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस -3 को उधर जाके +3 भेज सकते हो, है ना, राइट है क्या। तो उधर साइड भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस डिवीजन में प्रॉब्लम है ना, कि कोई नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। सो अब जैसे यहां पे 5x इज लेस देन 7 3 3 10, अब ये 5 को मैं यहां भेजना चाहता हूं क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। बस ये ध्यान रखना है कि भाई जब मैं इसको यहां भेज रहा हूं तो ये कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज जितना भी काम हम इक्वेशंस में करते थे वो सारा काम हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशंस में जिस तरीके से हम सॉल्व करते थे वो सारा काम हम कर सकते हैं। तो x लेस देन 2, राइट, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। नाउ x एक इंटीजर है, क्या है, x एक इंटीजर है। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं ना, सेट ऑफ इंटीजर से। सो 2 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे भैया? 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा एंड सो ऑन। तो यही बेसिकली हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, राइट। तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन लिख देंगे। 2 से छोटे इंटीजर्स वो ये हैं, 1 0 -1 -2 ऐसे करके, राइट है क्या। तो सॉल्यूशन सेट बोलते हैं इसको, है ना। और डेफिनेटली क्योंकि ये सॉल्यूशन एक सेट के तौर पे ही रिप्रेजेंट हो पाएगा, तो इसलिए हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट बच्चों, सॉल्यूशन सेट। आ रहा है आपको समझ में, राइट है क्या। तो ये तो बेसिक इनइक्वलिटीज है, राइट है क्या। इन बेसिक इनइक्वलिटीज के माध्यम से भी कम आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है ना, बेसिक इनइक्वलिटीज के ऑपरेशन लगाने आ रहे हैं आपको। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे, चलेंगे, चलिए। सो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब यहां पे सेम इनइक्वलिटी है, देखो, राइट, लेकिन रियल नंबर है अब x, ठीक है ना। तो अब कैसे सॉल्यूशन सेट हमें कैसे मिलेगा, और कैसे ये दोनों क्वेश्चन के आंसर भी चेंज हो गए, ठीक है। सो 5x माइनस 3 लेस देन 7 है, सो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो 5x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 10/5 2, राइट है क्या गाइस, ठीक है। अब यहां पे x एक रियल नंबर है चाचा, तो सोचो एक ऐसा रियल नंबर है ना, मान लो मैं यहां नंबर लाइन बना लेता हूं, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहां पे x की वैल्यू लेट्स से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये है ना, इधर -1 -2 है ना, इस तरीके से सोन चल रहा है। तो भैया x की वैल्यू 2 से छोटी लेनी है, यानी कि 2 नहीं लेंगे, 2 से छोटी लेंगे, और x रियल नंबर है, तो यानी कि सारे रियल नंबर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछा नहीं था, है ना। ये जो पर्टिकुलर चीज है वो जो नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट करी है, इट्स अ ग्राफिकल सॉल्यूशन। अभी हमने ये ग्राफिकल सॉल्यूशन दिया है बच्चों, राइट है क्या। लेकिन अगर वो हमसे एल्जेब्राइक सॉल्यूशन पूछे तो एल्जेब्राइक सॉल्यूशन क्या होगा कि x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से 2,
दिस इज योर एल्जेब्राइक सॉल्यूशन, राइट। एल्जेब्राइक सॉल्यूशन ये हो गया है और ये नंबर लाइन पे ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। तो आपको ध्यान होगा मैंने माइंड मैप में कहा था कि हम एल्जेब्राइक और ग्राफिकल सॉल्यूशन दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिखने में असमर्थ है तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सेट्स को आप रिवाइज कर लेना कि ये जो चीज़ होती है, ठीक है ना भाई। देखो ना, अगर x लेस देन 2 है तो ये तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है ना कि वो नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ा होगा, और इसको रियल इंटरवल की फॉर्म में हम ऐसे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे भी ओपन और यहां पे भी ओपन, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? राइट है क्या? ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलेंगे आगे। ख्वाबों में थी निगाह मेरी जी रही, कोई नहीं था ये अकेली मेरी थी जिंदगी। हो खामोश था, होठों पे बातें नहीं थी, कोई नहीं था ये अकेली मेरी थी जिंदगी। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो लोगों से क्या वास्ता। कितना मधुर होता है ना एक संगीत, म्यूजिक है। जो हमारे जितने भी भगवान हैं आप देखो, उनके पास कुछ ना कुछ सिंबॉलिकली ऐसा होगा जो म्यूजिक से रिलेटेड है। हमारे माधव के पास बांसुरी और महादेव के पास क्या बोलते हैं, डमरू, ठीक है। माँ शारदे के पास वीणा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं दीज थिंग्स, यू नो, एक अलग सा कनेक्शन तो है मुझे लगता है म्यूजिक का भी भगवान से, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। अब यहां पे इनइक्वालिटी को थोड़ा सा उन्होंने बेढंगे तरीके से लिखने की कोशिश करी। अभी तक जैसे बहुत सिंपल सिंपल सी लिख रखी थी ना, ठीक है ना। वो सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होनी है यार, ठीक है। सिंपल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे सर, है ना। सो देखिए, इनइक्वालिटीज वैसे ही सॉल्व होती हैं जैसे इक्वेशन सॉल्व होती हैं। बस थोड़ा सा फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क इस बात का है कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं, बस वहां ध्यान रखना होता है। बाकी सारी इनइक्वालिटीज इक्वेशंस की तरह सॉल्व होती हैं। सो राइट साइड में क्या करेंगे भाई, हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 पंजे 20, तो इट विल बी 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस x, ठीक है। एंड दिस इज 2x माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अब हमें ये जो कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में भी कोई शर्म नहीं है हमें, ठीक है। हम इजीली कर सकते हैं। ये 3 की भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर अगर हमको लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन ऐसा मान लेती है कि भाई मान लो यहाँ सिचुएशन ऐसा होता कुछ कि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव 20 है। अब अगर आपने नेगेटिव 20 यहां मल्टीप्लाई किया होता तो आपको ये इनइक्वालिटी चेंज करनी होती। मान लो यहां पे भी -3 होता, तो अब मैं नेगेटिव 3 को वहां ले जाऊंगा अगर, तो मुझे फिर से इनइक्वालिटी चेंज करनी होगी। तो यानी कि जितनी बार भी मैं एक नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं उतनी बार जो है इनइक्वालिटी चेंज करूंगा। राइट है क्या? सो यहाँ पे तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है, सब पॉजिटिव नंबर्स ही थे। तो आइए सीधा ही कर देते हैं। 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इट्स 5 तिया 15x माइनस 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4x, ठीक है। सो सर 20 दूनी 40x माइनस 20, और ये सर 15 और 4 19x और माइनस 18। सो 40x माइनस 20, 19 तिया 57x माइनस 18 तिया 54।
सो सर अब देखिएगा बहुत ध्यान से, 57x में इधर ले जा रहा हूं, तो 40x माइनस 57x, और माइनस 20 उधर ले जा रहा हूं, तो इट इज -54 प्लस 20, ठीक है, राइट। अब यहां पे क्या हो जाएगा सर, 40 और 57 माइनस का 17x और ग्रेटर देन इक्वल टू ये 20 और -54 प्लस 20 माइनस का 34। अब मुझे -17 अपॉन में ले जाना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करूंगा ना। अगर मैं एक भी बार नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं -17 को उधर ले गया, तो मैंने इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर डिवाइड कर दो बोथ साइड, ठीक है, किसको, -17 से, तो -17 से डिवाइड कर दो और तब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये करने से तो बेटर वही था जो मैंने पहले किया था कि एक भी बार अगर नेगेटिव नंबर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, राइट है क्या, तो आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो बेट अब हमने ऐसे कर दिया है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो x बेसिकली क्या हो जाएगा, इट इज 17 दूनी 34। अब ये यहां पे x एक रियल नंबर है सर, तो 2 या 2 से छोटा तो कोई वैल्यू वेल अंडरस्टूड है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ा होगा, तो इट इंप्लाइज x वी कैन राइट एज नेगेटिव इन्फिनिटी से 2, और 2 पे क्लॉज आ जाएगा ना, 2 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से +2, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है सर। आ रही है क्या बात समझ में, जल्दी से बता दीजिए ना, ठीक है। तो सर सिंपल है, इनइक्वलिटी थी, हमने इक्वेशन की तरह ही सॉल्व कर दी। पॉजिटिव नंबर्स थे तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आ गए थे, फिर -17 से क्योंकि डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी को चेंज करना पड़ा, और यहाँ पे इस पोजीशन पे आके हमें पता चला कि अगर 2 या 2 से छोटा है तो डेफिनेटली नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ा होगा, क्योंकि x एक रियल नंबर है। तो हमने इंटरवल फॉर्म में इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां तक आपको समझ में आ रही होंगे चीजें, है ना। इमेजिन आई एम अ साउथ इंडियन टीचर, तो मैं कैसे कहता, तुमको यहां तक बात समझ में आ रही होगी, ये तो नॉर्थ इंडियन की तरह ही हो गया। बच्चा तुमको समझ में आ रही है क्या, हिंदी में डिफरेंस नहीं आ रहा। ओके, नाउ आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ठीक है। सो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी आसान ही है, और हमें उसने बोला भी है कि भाई सॉल्व द इनइक्वलिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। यानी कि इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे और नंबर लाइन पे ग्राफ शो करेंगे, ठीक है ना। और जब कुछ भी नहीं दिया होता है ना, यानी कि यहाँ पे x के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, when no information given on x, when no info given on x, x के बारे में अगर कोई भी जानकारी नहीं देता है तो assume कि x a real number, x belongs to the real number, ठीक है। जब कुछ भी x पे जानकारी नहीं है उस केस में हम x को एक रियल नंबर कंसीडर करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आज आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, राइट है क्या। सो गाइस, यहां पे अब क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लें, 5 तिया 15, सो 3 पंजे 15, 5 इंटू 5x माइनस 2 एंड 5 तिया 15, 3 इंटू 7x माइनस 3। तो मैंने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करी है। पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन धड़ल्ले से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज 5 पंजे 25x माइनस 5 दूनी 10 माइनस 21x प्लस 9, ठीक है। और 15x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
25 दूनी 50x और बल्कि 25x माइनस 21x 4x बचते हैं, 4 दूनी 8x हो जाएगा और -10 + 9 माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2, ठीक है। सो 15 में से 8 गया, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। तो x -2/7 के इक्वल या उससे बड़ा होगा एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x रियल नंबर से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट गाइस यहां से पता चलता है सर क्या कि x अगर एक रियल नंबर है और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 है, तो अगर नंबर लाइन पे मैं बनाना चाहूं तो -2/7 सर्टेनली लगभग कितना होगा? इट्स लगभग -0.3, 7 या 21 है ना। तो अगर मेरे पास यहां पे 0 है, ये लेट्स से मेरे पास -1 है, तो कहीं यहां जाके -0.3 होगा। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि -2/7 से अपने को बड़ा लेना है, ठीक है, तो यानी कि इट विल गोज अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये नंबर लाइन पे मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया, जो ब्लू लाइन है विच विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन, है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन, राइट है क्या। और वैसे मैं इसका सॉल्यूशन एल्जेब्राइकली क्या लिख सकता हूँ? एल्जेब्राइकली मैं इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखूंगा कि भाई अगर x जो है वो -2/7 के इक्वल या उससे बड़ा है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। So this is how I can write the solution. This was the graphical solution and this is an algebraic solution. ठीक है ना? You can check yourself. ठीक है guys, जल्दी से बताइएगा प्लीज, ठीक है। सो ये तो थे बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भाई साहब हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब जो आपके एग्जाम में पूरे 100% पूछी जा सकती हैं। तो हम लोग करेंगे अब वर्ड प्रॉब्लम्स बैक टू बैक, राइट है क्या, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है, बहुत छोटा है, तो कुछ तो करेंगे ना सर, कुछ तो बेसिकली करेंगे ना। तो वो जो कुछ करने की चीजें हैं वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक ये एंटायर जो चैप्टर है वो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो फाइनल शॉट है वो 1 घंटे या उससे कम में ही खत्म हो जाएगा। आई थिंक इतना तो आपको एक चैप्टर को देना भी चाहिए टाइम, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 5.1 का। कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, ठीक है। सो ऐसे सभी जोड़े ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिसमें कि दोनों इंटीजर्स 10 से छोटे हों और उनका जो सम है वो 11 से बड़ा हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भैया? सिंपल। अब देखिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो लेट x, अब कोई भी एक x ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वाला, तो अगला ऑड पॉजिटिव इंटीजर x + 2 होगा। तो लेट x and x + 2 बी 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है सर, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नाउ अब ये जो कह रहा है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि x भी स्मॉलर देन 10 है और x + 2 भी स्मॉलर देन 10 है। तो ये गिवन कंडीशंस है ना, ये गिवन कंडीशंस है, ये गिवन कंडीशंस है। एंड कह रहा है कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, तो इन दोनों का जो सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। सो ये 3 कंडीशंस गिवन कंडीशंस हैं। अब हमें x और x + 2 के जितने भी पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं वो सारे बताने हैं। सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए भाई एग्जैक्टली x क्या है।
तो देखिए यहां पे वो कह रहे हैं कि सर x लेस देन 10 है, यहां पे वो अगर देखा जाए तो x इज लेस देन 10 माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू 8 से छोटी लेनी है, राइट है क्या? जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर x 10 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है, राइट है क्या, तो फाइनली वी कैन से कि भैया x 8 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी 8 से छोटी होगी तो वो इसे भी फुलफिल कर देगी और इसे भी फुलफिल कर देगी। तो एक तो ये कंडीशन हमारे पास आई। अच्छा यहां पे देखेंगे सर, तो 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, सो 2x इज ग्रेटर देन 11 में से 2 गया 9, और x इज ग्रेटर देन 9/2, ठीक है। सो इन दोनों कंडीशंस को, लेट्स से दिस इज कंडीशन, मतलब इसको और इसको कंबाइन जब हम करेंगे, है ना, कंबाइनिंग बोथ, ठीक है, कंबाइनिंग बोथ, कि x 8 से तो छोटा होना चाहिए और 9/2 से बड़ा होना चाहिए। 9/2 कितना होता है? 4.5, यानी कि 4.5 से ये बड़ा होना चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी? x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? सर x, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि x बेसिकली एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। x क्या है? एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो x की 4.5 से और 8 के बीच में वैल्यू 5 हो सकती है या 7 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 एक ऑड इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। सो अगर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 5 और 7 है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्लस 2 कितनी होगी? तो 5 2 7 और 7 2 9। तो जो पेयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जब x 5 होगा तो x प्लस 2 7 होगा, एंड जब x 7 होगा तो x प्लस 2 9 होगा। तो ये लगातार, जो मैं बात बता रहा था, उसने हमसे क्या पूछा था? फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। सो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के जोड़े हैं जो कंसेक्यूटिव होते हैं, राइट। इन दोनों को अगर हम देखें, है ना, इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, तो मान लिया यहां पे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में जो ट्रू गिवन कंडीशन है उसको भी फुलफिल कर रही है। ये दोनों ही नंबर 10 से छोटे हैं, ये दोनों ही नंबर 10 से छोटे हैं, है ना, और इनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा है, राइट। इसको भी अगर चेक करने लगे तो ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं और इनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा है, राइट है क्या। एक बार इस क्वेश्चन को क्विकली फिर से एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट कि हमें पता चले कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। आइए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर से। भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, उसने कहा यार ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए, ठीक है। तो हमने कहा लेट x, अच्छा कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले, लगातार वाले, तो जोड़े, है ना, जोड़ा का मतलब 2 लोग होंगे, है ना, 2 नंबर्स होंगे। तो हमने कहा लेट x एंड x प्लस 2, ये 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, राइट। यहां तक जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा उतनी बात हमने एज्यूम कर ली। कह रहा बोथ ऑफ विच, दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो यानी कि x भी और x प्लस 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए, और सच डेट देयर सम इज मोर देन 11, तो इन दोनों का जो सम है x और x प्लस 2 का वो 11 से बड़ा होना चाहिए। अब पहली 2 कंडीशन से हमें पता चला कि यार x 10 से भी छोटा होना चाहिए और x 8 से भी छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब x 8 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर x 8 से छोटा होगा तो इसको भी फुलफिल कर लेगा और इसको भी फुलफिल कर लेगा। तीसरी कंडीशन को हमने सॉल्व किया, तो x 9/2 से बड़ा होना चाहिए, तो x 9/2 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब x था क्या ओरिजिनली? एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो 4.5 से और 8 के बीच में 5 और 7 2 क्या हो सकते हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। अच्छा अगर x की ये वैल्यू है तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? 5 से कॉरेस्पॉन्डिंग 7 आएगी और 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 आएगी। तो ये 2 जोड़े हमें मिले, 5 7 और 7 9, राइट। ये ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर हैं जहां पे दोनों नंबर 10 से छोटे और इनका सम 11 से ज्यादा है ना। तो 5 7 और 7 9 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। इनफैक्ट जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है सारी की सारी ही बेहतरीन है, ठीक है स्टूडेंट्स।
आया समझ में, आया मज़ा आपको इस सवाल में? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। भाई साहब, क्या हम अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान कर जाएं? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान करते हैं। सिमिलर ही क्वेश्चन है, मैं चाहता तो छोड़ भी देता, लेकिन रीइंफोर्समेंट ज़रूरी है ना। अगर एक नया कॉन्सेप्ट है तो उसको कम से कम 2 बार करने का तो ज़रूर है। अब यहां पे उसने कहा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 देयर सम इज लेस देन 23। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। वंडरफुल सवाल। क्या कह रहा है भैया कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट x एंड x प्लस 2, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार वाले। तो अगर एक ये इवन नंबर है तो अगला इवन नंबर 2 जोड़ के आता है। अगर एक ऑड नंबर है तो अगला ऑड नंबर 2 जोड़ के आएगा। एक इवन नंबर है तो अगला इवन नंबर 2 जोड़ के आएगा। ठीक है, तो लेट x एंड x प्लस 2 बी द कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, है ना, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा उसने कंडीशन अब क्या दिया है सर कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो यानी कि x भी 5 से बड़ा है ना, और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा है ना। दीज आर द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन है। ठीक है सर, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन एंड देयर सम इज लेस देन 23, तो इनका दोनों का जो सम है वो बेसिकली लेस देन क्या है भैया, 23 है। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड कंडीशन। सो गाइस क्या होगा अब भाई, देखो x इज ग्रेटर देन 5 और यहां से 5 में से 2 गया 3, तो x इज ग्रेटर देन 3। तो x 5 से भी बड़ा होना चाहिए और 3 से भी बड़ा होना चाहिए। तो इसकी कॉमन कंडीशन क्या हो जाएगी कि x 5 से बड़ा होना चाहिए। भाई देखो ना, x 5 से भी बड़ा होना चाहिए और 3 से भी बड़ा होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि x 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि x अगर 5 से बड़ा होगा तो इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा और इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 2 इज लेस देन 23 and 2x is less than 21 and x is less than 21 by 2। ठीक है, तो x 5 से बड़ा होना चाहिए और 21/2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, हम लोग लिख सकते हैं कि यार x की वैल्यू 5 से बड़ी और 21/2 होता है 10.5, है ना, 10.5। तो ये वैल्यू होना चाहिए। अच्छा x है क्या, x सर एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएंगी, पॉसिबल x क्या हो जाएंगे भैया, x इवन है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन नंबर। तो 5 से 10.5 के बीच में इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 6, 8 और 10। 6, 8 और 10 होंगे ना। 5 से और 10.5 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं वो 6, 8 और 10 होंगे। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस 2 क्या होगा भैया, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस 2 क्या होगा। तो x प्लस 2 की वैल्यू 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 और 2 12। ठीक है, ये होंगी भैया। तो मेरे पास जो है ना, जो पेयर्स आए वो कैसे आएंगे भैया, 6 और 8 का पेयर आएगा, 8 और 10 का पेयर आएगा और 10 और 12 का पेयर आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या। तो 6, 8, 8, 10 और 10, 12 का पेयर आ गया। वंडरफुल सवाल। ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस बैक टू बैक सेम ही कॉन्सेप्ट पे थे। ठीक है, राइट है क्या, वाइस वर्सा पोजीशन पे। एक में ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर पूछा था, एक में इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर पूछ लिया। यहां पे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब है लगातार। तो अगर एक इवन नंबर x है तो अगला इवन नंबर x प्लस 2 होगा। ठीक है, वंडरफुल बच्चों, जल्दी से बताएगा। बढ़िया है क्या, बेहतरीन सवाल है 5.1 के अंदर। और भी अमेजिंग वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 5.1 के अंदर, आइए जरा देखते हैं। चलें क्या, फर्दर प्रोसीड करेंगे बच्चों। ठीक है, चले, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। 25th सवाल देखते हैं सर। सो 25th क्वेश्चन सर,
25th क्वेश्चन कह रहा था लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. मान लीजिए एक ट्राइंगल है सर और इसमें 3 अनइक्वल साइड्स हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो सर उसका आप जरा देखिएगा, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। अब यहां पे मेरे पास ये शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है, लेट्स से इसको मैं x मान लेता हूं। तो जो सबसे लंबे वाली है वो इसका 3 गुना है, दिस इज द लॉन्गेस्ट। ये लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है ना। शॉर्टेस्ट को मैंने लेट्स से x मान लिया, ठीक है। कह रहा है एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो 3x माइनस 2, थर्ड साइड जो हो गई वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है सर। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, अब पैरीमीटर क्या होता है सर? पैरीमीटर क्या होता है सर? ऑल साइड्स का सम, ठीक है, ऑल साइड्स का सम, यानी कि x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, दिस इज योर पैरामीटर। तो कह रहा है पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, पैरीमीटर कितना है? एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो पैरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर का है, तो यानी कि पैरीमीटर हमारा ये हो गया, है ना, तीनों साइड्स का सम, ये कम से कम 61 का तो होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक है ना। कह रहा फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ बताइए, यानी कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सर हम जब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे सर, तो 3 और 3 6 और 1 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63, है ना, माइनस 2 उधर चला जाएगा तो 61 प्लस 2 63, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63। तो x की वैल्यू मिनिमम 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि x क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, यानी कि 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम कितना हो सकता है? 9। तो यानी कि इट इंप्लाइज मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड वुड बी 9 सेंटीमीटर, वुड बी 9 सेंटीमीटर। चेक कर लो। सो मिनिमम कितना होना चाहिए? 9 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या? ये तो वैसे ही मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है, बट बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट में सॉल्व हो गया, है ना। सो हार्डली इट वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम लाइक 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलेंगे अब एक कुछ, जैसे ये ट्राइंगल का बेस्ड का क्वेश्चन है, राइट, ऐसे ही एक और भी प्यारा क्वेश्चन है 5.1 के अंदर, जो वर्ड प्रॉब्लम है, प्लैंक बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चलेंगे आगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्लियर है क्या सर? चले, यस। सो दिस इज 26 क्वेश्चन। हालांकि इसमें इतना लंबा इन्होंने हिंट भी दे रखा है, और हिंट की जरूरत नहीं है ना, मैं चाहूँ तो यहाँ पे हिंट की जो जगह है उसको खाली कर सकते हैं, ठीक है। हिंट की जगह खाली हो जाएगी तो अपन सॉल्व करने में मज़ा आएगा, और बिना हिंट के सॉल्व करने का तो अलग ही मज़ा है लाइफ में, है ना। हिंट से तो क्या हो जाता है कि इसका मतलब हमको ही थोड़ा सा हल्का समझ रहे हैं ना, ऐसा हल्का नहीं समझने का भाई। चलिए, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो भैया ये सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर का है ये, है ना। इसकी टोटल लेंथ कितनी है सर? 91 सेंटीमीटर है। कह रहा है मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। अब एक आदमी इसमें से 3 लेंथ को काटना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस दी एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अब देखो यहां से लेके यहां तक जो उसने इंफॉर्मेशन दी है, राइट, उसको पढ़िए। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। सो
सर जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये शॉर्टेस्ट लेंथ है और ये x यूनिट है, ठीक है। तो कह रहा था सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, है ना। तो हमने जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट ली है ना, यानी कि ये जो सेकेंड लेंथ है वो मैंने शॉर्टेस्ट से 3 ज़्यादा ली है। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी, ये जो तीसरी लेंथ है इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, यानी कि ये 2x होगा, यानी कि शॉर्टेस्ट का 2 गुना, ठीक है। और ये मेरा शॉर्टेस्ट मैंने मान लिया इसको ना, दिस इज माई शॉर्टेस्ट, ठीक है। जरा फिर से देखिएगा, उसने कहा भैया एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, इसमें से 3 लेंथ काट रहे हैं, जो शॉर्टेस्ट वाली है लेट्स से वो x है ना, लेट्स से हमने इसको लेट किया, तो कह रहा कि जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है और जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट का ट्वाइस एज लॉन्ग है, ठीक है। कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। अब देखिए यहां पे उसने क्या कहा, एक तो पहली कंडीशन क्या है भैया कि ये जो तीनों बोर्ड्स की जो लेंथ है इसको अगर हम मिला देंगे तो डेफिनेटली ये पूरी लेंथ मिला के 91 सेंटीमीटर के इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन ट्रू कंडीशन है ना, तीनों लेंथ बेसिकली मिला के 91 या 91 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इस तरीके से कटिंग करेंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन में उसने कहा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, ये जो थर्ड पीस है राइट, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, यानी कि सेकंड से कम 5 सेंटीमीटर लंबा तो ये हो जो थर्ड पीस है। तो ये सेकंड पीस है राइट, इसमें हमने 5 सेंटीमीटर और जोड़ दिया, तो कह रहा भाई कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ये जो थर्ड लेंथ है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो थर्ड लेंथ इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, ठीक है। सो ब्यूटीफुल इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन है ना, इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं कि ये जो थर्ड लेंथ है ना, ये थर्ड लेंथ है, कह रहा जो थर्ड लेंथ है what are the possible length of the shortest board if the third piece, जो थर्ड पीस है is to be at least, है ना, greater than equal to 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, है ना। तो सेकंड ये है, तो कह रहा भैया इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा तो ये हो, ठीक है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल इक्वेशन ये वाली जो है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया 3x और बल्कि 3x नहीं 2x प्लस x प्लस x यानी कि 4x, और 91 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, इट्स 88, है ना। सो इट्स लेस देन इक्वल टू 88। सो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 22 आ गया। सो x का वैल्यू 22 लेस देन इक्वल टू 22, और यहाँ पे देखेंगे अगर मैं तो x उधर जाएगा तो इट्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो कंबाइनिंग दिस, है ना, कंबाइनिंग दिस व्हाट वी विल गेट कि x का वैल्यू मिनिमम 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 22 सेंटीमीटर, राइट। ये शॉर्टेस्ट जो बेसिकली हमने बताया है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो है वो कम से कम 8 और मैक्सिमम 22 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर बट लेस देन और इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, है ना। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड। क्लियर है क्या बच्चों? ब्यूटीफुल सवाल। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर हम लोग जो है आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करें एग्जाम में। तो देखिए मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल कॉपी है या हॉरिजॉन्टल बोर्ड है राइट, तो मेरे पास ऑप्शन होता है लेफ्ट से राइट जाने का, बट आप लेफ्ट से राइट नहीं, है ना, आप थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए भैया। भाई जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ऐसे इसको स्प्लिट कर दीजिए कि भाई सर हम सबसे पहले तो ये करेंगे राइट, उसके बाद हम उसके नीचे यानी कि इसके नीचे फिर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये लिखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये लिखेंगे राइट, और उसके बाद राइट इसके नीचे आप ये लिखेंगे। सो आपको क्या करना है, बोर्ड्स को एक तरीके से जैसे जैसे मैं फ्लो में लिखता हूं, मैं बेसिकली लेफ्ट से राइट में लिखता हूं, आपको टॉप टू बॉटम लिखना है कॉपी में, दैट्स इट राइट। तो जैसे जैसे मैं चीज़ों को लिखता हूं आप उसको नीचे लिखते हुए चले जाया करिए, ठीक है राइट है क्या बच्चों? वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए। दिल दा मामला है दिलबर, हो मस्त मस्त कलंदर। चलें आगे, चलिए। अब यहाँ पे जो 5.1 के सवाल हैं ये तो हमारे ख़त्म हो गए। अब जो बचा है हमारे पास वो है एग्जैक्टली मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो जो मिसलेनियस में एग्जांपल्स हैं, अगर हम उनको भी समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मैं एग्जांपल्स को प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं वो ना थोड़ा सा चालाकी दिखा देते हैं क्वेश्चंस देते समय। मिसलेनियस के एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर सिमिलरिटी है तो, ठीक है। और मेरा मानना तो यह है कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीख रखा है ना, तो आप कभी भी कोई किसी भी किताब से क्वेश्चन दे, अगर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने सीखा है, तो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसलेनियस में अब देखो, जैसे ये एक इनइक्वलिटी है, इसमें नया क्या है भैया? अभी तक कोई भी एक इनइक्वलिटी आपने ऐसे नहीं पढ़ी है जो 3 एट ए टाइम हम सॉल्व कर रहे हो, यानी कि जिसकी 3 साइड्स हो, LHS, RHS और मिड साइड। तो ऐसे को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। भैया कुछ नहीं करना, हम आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो इसको रिमूव करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव टू बोथ ऑल दी साइड्स, मल्टीप्लाई बाई टू ऑल साइड्स, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ -10 हो जाएगा, और ये 5 - 3x और 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए मुझे एग्जैक्टली x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि सॉल्व कहा है तो उसने मुझे क्या करना है, x का आइडिया निकालना है। तो अब ये 5 जो है सर ये पॉजिटिव का है, तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि मैं ऑल दी साइड्स -5 कर दूं, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, और 5 - 5 0, तो ये माइनस का 3x, और 16 में से 5 गया 11। अब मुझे ये -3 से ऑल दी साइड्स अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, -3 से ऑल दी साइड्स अगर मैं डिवाइड कर दूं, राइट, तो डेफिनेटली मेरी इनइक्वलिटीज चेंज होंगी, ठीक है, राइट है क्या? ये मेरे पास क्या दे देगा भैया, 3 पंजे 15, और इट इज x वैल्यू, और इट इज -11/3। तो मेरे पास x का वैल्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मैं यही समझ रहा हूं ना कि x एक रियल नंबर है, तो x विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -11/3 to 5, ठीक है। दिस इज इट, यही उन्होंने बताया है। तो 3 एट ए टाइम को कुछ हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करी तो सारी टर्म्स में, राइट है क्या, 5 सब्ट्रैक्ट किया तो सारी टर्म्स में, -3 से डिवाइड किया तो सारी टर्म्स में। तो 3 एट ए टाइम वाली जो इनइक्वलिटी होती है वो हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, राइट। क्या तरीका है कि एक बार हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें, और एक बार हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें, और फिर जो फाइनल रिजल्ट्स आए दोनों इनइक्वलिटी से उनको कंबाइन करके लिख दें, तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहां पे उन्होंने 2 इनइक्वलिटीज अलग अलग दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों से रिजल्ट्स निकाल के उनको कंबाइन कर देंगे, और वही अलजेब्राइक तौर पे दिखा देंगे, और वही हम लोग नंबर लाइन पे भी शो कर देंगे, ठीक है। जैसे ये है भैया 3x - 7 और <5 + x, तो x इधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा, और -7 उधर चला जाएगा तो 7 और 5 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू <6 हो जाएगी। दिस इज 1 इनइक्वलिटी, ठीक है। फिर मैं 11 - 5x की वैल्यू अगर <=1 है, तो 5x उधर चला जाएगा, 11 - 1, एंड ये कितना हो जाएगा 5x, तो ये 10 हो गया। और एक तरह से देखें तो 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2, सो बेसिकली x की वैल्यू > 2, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 2 इनइक्वलिटीज हो गई ना, फर्स्ट इनइक्वलिटी और सेकंड इनइक्वलिटी। सो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड 2, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड 2 है ना, इक्वेशन ही लिखेंगे, इनइक्वलिटी ऐसे हैं क्योंकि ये, तो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कंबाइन कर दिया। इसी बात को, ठीक है, नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है, वैसे अगर इंटरवल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिखेंगे, इट इज 2 to 6,
और अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल कर सकते हैं सर, ठीक है। क्या भाई, ये 0 मान लेते हैं, इट्स 1, इट्स 2, है ना, और इट्स 3, 4, 5, 6, ठीक है, इट्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो सर आप क्या कर लो, 2 तो इंक्लूडेड है, तो 2 पे तो अपन ऐसे नॉट बनाएंगे, और 3, 4, 5, 6 पे नॉट बनाएंगे, इसको नॉट बोलते हैं, है ना, ओपन रखेंगे, और इसको डॉट बनाएंगे ना, डॉट मतलब क्लोज्ड, डॉट मतलब क्लोज्ड, और नॉट मतलब ओपन, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताएगा। सो 2 to 6 हमने रिप्रेजेंट कर दिया ना, 2 to 6 हमने रिप्रेजेंट कर दिया सर, ठीक है। चलिए अब फर्दर प्रोसीड करते हैं, आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, केमिस्ट्री वाली प्रॉब्लम्स, कि भाई किसी तरीके का सॉल्यूशन होता है, उसमें अगर हमने फिर से थोड़ा सा पानी मिलाया या कोई दूसरा सॉल्यूशन मिलाया तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगी ना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सो फिलहाल ये एक क्वेश्चन तो है जो टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन है ना, आइए जरा देखते हैं। कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 and 35 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग 35 से और 30 डिग्री के बीच में रखना होता है, ठीक है, बिटवीन, है ना, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बेसिकली इट्स इनइक्वलिटी, है ना। सो 30 से 35 डिग्री के बीच में रखना होता है। What is the range of temperature in degree Fahrenheit if the conversion formula is given by this? अब HCl का ये जो सॉल्यूशन है, अगर मुझे इस टेम्परेचर रेंज के अंदर रखना है 30 और 35 डिग्री के बीच में, तो ये डिग्री सेल्सियस है, मुझे फ़ारेनहाइट रेंज बतानी है। फ़ारेनहाइट इज अनदर यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, तो मुझे फ़ारेनहाइट यूनिट बतानी है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये सेल्सियस स्केल में मैंने टेम्परेचर रेंज बताई है, तो मैं सेल्सियस स्केल की वैल्यू रख दूंगा, है ना। सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या दे रखा है, इट इज दिस, तो 5/9 F-32, है ना, इट इज 35 से 30 के बीच में, है ना, क्योंकि ये सेल्सियस स्केल में मैंने आपको आंसर दिया। अब यहां से जो आएगा आंसर वो फ़ारेनहाइट स्केल में आ जाएगा, ठीक है। तो 9 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, है ना, ऑल दी साइड्स, तो इट इज 5F-32 और इट इज 35 into 9, ठीक है। और इनफैक्ट 5 से भी ऑल साइड्स डिवाइड, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं ऑल दी साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो इनइक्वलिटी आएगी वो कितनी आएगी, F-32 इज लेस देन 5 सत्ते 35 और 9 सत्ते 63 और 5 छक 30 और 9 छक 54, ठीक है। अब मैं प्लस का 32 कर दे रहा हूं ऑल दी साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 और 2 5 और 6 3 9। सो डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करता हूं तो फ़ारेनहाइट के अंदर 86 फ़ारेनहाइट से 95 फ़ारेनहाइट के बीच में हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है वो होना चाहिए। ये डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, है ना। तो 30 से 35 डिग्री के सेल्सियस वाले टेम्परेचर रेंज को अगर हमने फ़ारेनहाइट रेंज में कन्वर्ट किया तो 86 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब जो मैं आपको बता रहा था कि केमिस्ट्री का जो एक सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कंसंट्रेशन वेरी करती है, ठीक है, अगर हम दूसरा कोई सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13 फ्रॉम द मिसलेनियस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझसे कोई कहे कि लीनियर इनइक्वालिटी में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा दे दीजिए सर जो एग्जाम में बच्चों से पूछा जाए, तो मैं कहूंगा कि या तो एग्जांपल 13 पूछो
या क्वेश्चन 13 फ्रॉम द मिसलेनियस पूछो, दोनों ही सेम और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और बहुत ही आसान है। और कितने आसान है मैं अभी आपको दिखाता हूं, है ना। जब सॉल्व करेंगे तो आपको प्यारे तरीके से समझ में आएगा, है ना। थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा क्योंकि कंसंट्रेशन का ही क्वेश्चन है। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर क्या है भैया, 12% सॉल्यूशन है। अब ये 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या है भैया, 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, क्या मतलब है इस बात का। देखिए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझिए। 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है कि अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें से 12 ml प्योर एसिड होगा, 100% एसिड, और 88 ml जो है वो पानी होगा, है ना। ठीक है, तो मतलब अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो हम कह देंगे भाई 12% सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई 12 ml प्योर एसिड होगा और बाकी का पानी। तो 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है उसके पास। कह रहा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। कह रहा भैया इसमें कितना लीटर, मान लेते हैं x लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि भैया हम लोग x लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, कह रहा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। तो यानी कि मान के चलो हमने इसमें ऐड कर दिया x लीटर। कह रहा सो दैट द एसिड कंटेंट, सो दैट द एसिड कंटेंट, ठीक है, सो दैट द एसिड कंटेंट। अब ये क्या मतलब है, एसिड कंटेंट का मतलब क्या है कि सो दैट द एसिड कंटेंट। अब देखो इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 30% एसिड है, 30% ऑफ x लीटर, और इस पूरे के पूरे की बात करूंगा तो इसमें 12% एसिड है, किसका, 600 लीटर का। तो ये नेट एसिड कंटेंट हो गया ना, ये एसिड कंटेंट हो गया, एग्जैक्टली एसिड कंटेंट। तो कह रहा कि अब ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर कितने लीटर का हो गया सर, मिक्सचर हो गया सर हमारा 600 प्लस x लीटर्स का, ठीक है ना, 600 प्लस x लीटर्स का मिक्सचर हो गया भाई, 600 प्लस x लीटर्स का मिक्सचर हो गया। तो कह रहा है जो रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। तो ये एसिड कंटेंट 15% से ज्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए, राइट है क्या। अब 15% किसका, फाइनल मिक्सचर का, है ना, 15% ऑफ द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर कितना है भैया, 600 प्लस x लीटर का, और 18% किसका, वो भी फाइनल मिक्सचर का, ठीक है ना, राइट है क्या। तो ये एक फाइनल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और यहां से हमें x की रेंज पता चलेगी, और यही हमसे पूछा है हाउ मेनी लीटर, है ना, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी लीटर ऑफ, यही हमसे पूछा गया, हमसे बेसिकली x का वैल्यू पूछा है, हमसे हाउ मेनी लीटर मतलब x का वैल्यू पूछा है ना। तो अब ये सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन में ये जो लॉजिक पार्ट है इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। उसने कहा भाई 600 लीटर 12% सॉल्यूशन था, कितना लीटर 30% सॉल्यूशन मिलाना चाहिए। अब देखो ये थोड़ा हल्का एसिड था, ये थोड़ा गाढ़ा एसिडिक सॉल्यूशन है, तो मिलाएंगे तो डेफिनेटली ओवरऑल एसिड कंटेंट तो बढ़ेगा ही। तो कह रहा है कि भैया जब मिला दिया तो जो नेट एसिड कंटेंट है फाइनल मिक्सचर में वो 15% एसिड से ज़्यादा और 18% एसिड से कम होना चाहिए, जो फाइनल मिक्सचर में एसिड कंटेंट है। तो फाइनल मिक्सचर में एसिड कंटेंट 15% से ज़्यादा और 18% से कम होना चाहिए। तो ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, इट्स 15 छिका 90 प्लस 15/100x, या मैं कह दूं कि इसको 0.15x, ठीक है। ओके, यहां पे देखेंगे सर इट इज 0.3x और ये कट गया तो 12 छिंग 72 और ये 18 छिंगा 108
प्लस 0.18x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे एग्जैक्टली x का वैल्यू निकालना है ना। चाहूं तो मैं इसको एक साथ सॉल्व कर लूं और इसको एक साथ सॉल्व कर लूं तो भी ज्यादा बेटर रहेगा। क्या क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, ओके। सो अगर मैं इन दोनों को एक साथ सॉल्व करता हूं, 90 प्लस 0.15x इज लेस देन 0.3x प्लस 72, तो कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो ये 0.3 में से 0.15 गया तो 0.15x बचा, और 90 में से 72 गया तो इट इज 18 बचा। राइट है क्या? सो सॉर्ट ऑफ मेरे पास यहां पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 18 अपॉन 0.15 सॉरी, पॉइंट काटेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और मैं इसको काट दूं, अगर मैं 15 एकम 15 दूनी 30, सो 120 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए x की। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करता हूं, ठीक है, 0.3x प्लस 72 इज लेस देन 108 प्लस 0.18x। ठीक है, सो 0.3x में से 0.18x गया तो 0.12x बचा, और 108 में से 72 गया तो 12 छिंग 72, 12 निमा 108, 12 36 बचेगा। क्या है ना भैया, देखो ना, 28 और 8 36। सो x का वैल्यू लेस देन 36 अपॉन 0.12, पॉइंट काटा तो ये 100 हो गया, तो 12 तिया 36, सो इट विल कम आउट एज x इज लेस देन 300। तो यानी कि कितना लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन हमें मिलाना है? 120 लीटर से ज्यादा और 300 लीटर से कम। सो x का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन कितना? 300। ठीक है ना, तो 120 से 300 लीटर के बीच में आपको 30% एसिडिक सॉल्यूशन मिलाना है। सो मोर देन 120 लीटर्स बट लेस देन 300 लीटर्स ऑफ 30% सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा। ऑल राइट गाइस, आसान था ना क्वेश्चन? एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा। 600 लीटर 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, उसमें कितना लीटर 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड को मिलाएं, सो दैट कि जो नेट एसिड कंटेंट है फाइनल मिक्सचर के अंदर वो 15% से ज़्यादा हो और 18% से कम हो। इस एक इक्वेशन को सॉल्व करके ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, और हमें पता चल गया कि x ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन 300 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगर किसको ये समझ में आ गया, उसके लिए ये जो अगला सवाल है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि अगले सवाल में एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन छोटा सा ट्विस्ट है। आइए दिखाता हूं। आइए, जो 13th क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जरा देखते हैं क्या होगा भैया इस क्वेश्चन में, कैसे करेंगे। कह रहा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, यानी कि लेट्स से मैंने x लीटर ऑफ वाटर मिला दिया, किसमें? 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। 1125 लीटर ऑफ 45% solution of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 13% acid content। अब ये जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर कितने लीटर का हो गया सर? मिक्सचर कितने लीटर का हो गया? 1125 प्लस x लीटर्स का। तो कह रहा है जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इसमें जो एसिडिक कंटेंट है वो मोर देन 25%, यानी कि 25% किसका? फाइनल मिक्सचर का। राइट भाई साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, राइट, अभी इसमें एसिडिक कंटेंट की बात नहीं हुई, तो इसलिए हम इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करते। पहले बात करते हैं कि यार पानी के अंदर कितना एसिड होता है? 0, तो यानी कि इसका एसिड कंटेंट तो कितना होगा? 0। और इतनी क्वांटिटी का एसिडिक कंटेंट कितना होगा? 45% ऑफ 1125। ये नेट एसिड कंटेंट हो गया, किसके अंदर? मिक्सचर के अंदर। ये मिक्सचर के अंदर नेट एसिडिक कंटेंट हो गया। अब ये जो एसिड कंटेंट है इसकी वैल्यू 25%
से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 25% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, और 30% से कम होनी चाहिए, तो 30% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब जरा इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं तो एक खुलासा निकल के आएगा। कह रहा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट कि जो मिक्सचर है उसमें एसिडिक कंटेंट 25% से 30% के बीच में रहे। तो पहले ऑलरेडी 45% एसिड था, पानी मिला के हम उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, और तभी एसिड कंटेंट डाउन जा रहा है, 25 से 30 के बीच में जा रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम एसिड कंटेंट को कैलकुलेट करने लगे तो बहुत सारे बच्चे यहाँ अटक सकते थे कि यार x लीटर ऑफ वाटर में कितना एसिड होगा, 0, कोई भी एसिड नहीं होगा, सिर्फ एसिडिक कंटेंट हमें इस सॉल्यूशन से मिल रहा है। और अब जब फाइनल मिक्सचर है वो 1125 प्लस x लीटर्स का है, और हमें फाइनल मिक्सचर में जो एसिड कंटेंट है वो 25% ऑफ टोटल मिक्सचर से 30% ऑफ टोटल मिक्सचर तक रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये बेसिकली इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे और x लीटर की रेंज दे सकते हैं कि बेसिकली कितना पानी किस रेंज में हमें मिलाना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए ज़रा सॉल्व करते हैं सर, कितना हो जाएगा, इट इज़ 25% ऑफ 1125, ठीक है। सो सर इसको मैं चाहूँ तो 0.25 इंटू 1125 प्लस 0.25x लेस देन इट इज 0.45 इंटू 1125 और इट इज 0.3 इंटू 1125 प्लस 0.3x। तो गाइज अब जब हम लोग इन दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ सॉल्व करेंगे और इनको एक साथ, तो जब इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तो देखो मेरे पास जो है वो कितना हो जाएगा, 0.25x का जो वैल्यू है विल बी लेस देन 0.45 इंटू 1125 माइनस 0.25 इंटू 1125, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते समय मैं क्या कहूँगा, 0.25x और लेस देन यहाँ पे 1125 कॉमन लूंगा ना मैं, तो 0.45 में से 0.25 गया तो 0.20 बचा है ना, कितना बचा भाई, 0.20, ठीक है। सो सर इसको जब सॉल्व करने पे जाएंगे तो 0.25 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो 1125 इंटू 0.2 अपॉन 0.20 अपॉन 0.25, तो भाई यहाँ से पॉइंट कट गया, और देखो ना 25 से जब हम इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तो 45 इंटू 20 यानी कि 900 लीटर्स है, 45 90 900, तो x शुड बी लेस देन 900, ठीक है। और जब मैं ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा तो इट विल कम आउट एज 0.45 इंटू 1125 लेस देन 0.3 इंटू 1125 और प्लस 0.3x, है ना। मैं ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये वाली, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये जब उधर जाएगा तो मेरे पास बचेगा 0.15 इंटू 1125, ठीक है ना, इट इज लेस देन 0.3x, और ये 0.3 भी मैं काम कर देता हूँ, इसके अपॉन में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे 0 लगा के ये इससे कट जाएगा। और अब मुझे क्या करना है सर, 15 दूनी 30 और ये 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, और ठीक है कितना हो जाएगा ये, 2 पंजे 10, 12 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है 25, और क्या हुआ, डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या मैं 2 पंजे 10, फिर 1 2, 2 पंजे 10, फिर 2 5, इट्स 2 एकम 2, ठीक है, और 2 दूनी, हमें क्या हो गया भाई, मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ यार, इट्स 1125 को जब आप डिवाइड करेंगे सो 2 पंजे 10, इट्स 2 6 12, है ना, 2 दूनी 4 और इट्स 0.5, है ना, सो 562.5। मतलब ये तो मैं वैसे भी कर सकता था यार, इसका आधा ही कर देता ना, लेकिन देखो कई बार पता क्या होता है, इतना महान मैथमेटिक्स टीचर
ठीक है ना। वो 2 से डिवाइड करते समय सोच रहा है। कभी ऐसा होता है ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, फिर ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है यार, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इस पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड करते समय दिक्कत हो रही है। खैर एनीवेज, तो x का वैल्यू कितना, यानी कि कितना पानी मिलाने का है सर, 562.5 से राइट, और 900 लीटर से बीच में, ठीक है। सो पानी की रेंज ये है ना, 562.5 लीटर्स बट लेस देन 900 लीटर्स, ठीक है। ऐसे हमें करना है ये, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए एक बार क्वेश्चन को क्विकली एक्सप्लेन कर देंगे भाई। क्वेश्चन में बहुत सिंपल है कि 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड था, उसमें कितना लीटर पानी मिला दें सो दैट जो नेट एसिड कंटेंट है वो 25% ऑफ टोटल मिक्सचर से 30% ऑफ टोटल मिक्सचर के बीच में रहे। तो ये सॉल्व करके हमारे पास ये इनइक्वालिटी आई। हमने इन दोनों को एक साथ सॉल्व किया तो हमारे पास x की ये 2 इनइक्वालिटीज मिली, यानी कि x की वैल्यू 900 से कम और 562.5 से ज़्यादा, और x एक्चुअली क्या था, लीटर ऑफ वाटर था। तो यानी कि हमने कहा भाई पानी इतने से इतनी क्वांटिटी के बीच में हमें मिलाना है, ठीक है। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज का फाइनल शॉट खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने चीज़ों को बेहतरीन तरीके से रिवाइज किया होगा और बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चंस किए होंगे, राइट है क्या। अब इसका जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आएगा हमें उसे करने में, ठीक है। तो अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताया। और हाँ यार, इन लेक्चर्स को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्यों नहीं कर रहे हो यार आप लोग, प्लीज़ करिए ना, ठीक है ना। तो ही मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाऊँगा, है ना, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और हर इंसान को थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन चाहिए ही ना, ठीक है। और बाकी इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, तो विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।